हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इस पार्ट को पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने तत्वों के वर्गीकरण को अच्छे से समझ लिया था। हमने देखा था कि किस तरह से डॉबेराइनर ने, न्यूलैंड ने और मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया, किस हद तक उन्हें जो है इस कार्य में सफलता मिली और क्या क्या उनके सिद्धांतों की सीमाएं रही। इसके अलावा हमने आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया है ये भी अच्छे से समझ लिया था। अब इस भाग में करेंगे हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो जल्दी से आप अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। हमें गलत कथन यहाँ पर बताना है। तो पहला विकल्प दिया है तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, तो ये क्या है विकल्प, बिल्कुल सही है। आगे दिया है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो हम क्या कर रहे हैं, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती है, तो ये कथन भी क्या है, सही है। नेक्स्ट दिया है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो क्या परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो प्रभावी या नाभिकीय आवेश में क्या होता है, वृद्धि होती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जो त्याग करने की क्षमता होती है वो घट जाती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आसानी से नहीं निकल पाते हैं, तो ये जो कथन है ये क्या है, ये असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि आसानी से परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा है तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें तत्व दिया है Na, तो Na क्या बनाता है, NaCl बनाता है। यदि इसका क्लोराइड देखें हम, Mg मैग्नीशियम क्या बनाता है, MgCl2 बनाता है। इसी तरह एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, ये बनाएगा AlCl3 बनाएगा। और फिर दिया है हमें सिलिकॉन, तो सिलिकॉन क्या बनाता है, SiCl4 बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सूत्र दिया है हमें XCl2 कौन बना रहा है, ये मैग्नीशियम तत्व बनाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, विकल्प बी, मैग्नीशियम जो है वो क्या करेगा, MgCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है किस तत्व में, और यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है दो कोश हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो कोश वाला जो तत्व है वो क्या हो जाएगा, ये है कौन सी, नोबल गैस नियॉन। तो इसके अंदर क्या है, दो कोश हैं और दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण पूरित होते हैं। आगे पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, तो 282 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कुल 3 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, सिलिकॉन के अंदर है, और कोश कितने हैं इसमें, कुल 3 कोश होते हैं। नेक्स्ट है कुल 2 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तत्व कौन सा हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, कोश तो कितने हैं, 2 हैं, और जो संयोजकता कोश है इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट पूछा है दूसरे कोश में पहले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है, तो कौन से तत्व में होते हैं, कार्बन के अंदर होते हैं। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, 2 4 लिखते हैं, तो यहाँ पर जो दूसरा कोश है उसमें पहले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ए पूछा है हमें कि आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है। तो यहाँ पर बोरॉन का जो स्तंभ है इसके अंदर पूछा है कि तत्वों के जो गुणधर्मों में समानता है, तो कौन कौन सी समानता आ जाएगी इसमें, कि सभी तत्व क्या हैं, धातु हैं, इसके अलावा सभी विद्युत के सुचालक होते हैं और सभी के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी भी प्रश्न में नेक्स्ट पूछा है हमें कि आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है। अब जो फ्लोरीन वाला स्तंभ है उसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, उनके गुणधर्मों में क्या क्या समानता है। तो फ्लोरीन के साथ में कौन आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि जो तत्व हैं इनके गुणधर्मों में भी समानता होती है। कैसे हैं ये, सभी तत्व अधातु हैं। इसके अलावा सभी कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं और सभी के संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा
कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2, 8, 7 है। प्रश्न है यहाँ पर कि इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी इस तत्व की, 17 हो जाएगी। परमाणु संख्या 17 है तो तत्व कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन होगा। अब आगे पूछा है हमसे कि निम्न में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। यहाँ पर हमें अलग अलग तत्व भी दिए गए हैं। ये है नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस और ऑर्गन। तो इसके अंदर हम देखें यहाँ पर कि जो फ्लोरीन है उसके साथ में इसकी रासायनिक समानता होगी, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इन सभी को क्या किया गया है, आवर्त सारणी में एक ही समूह में रखा गया है और इनके जो गुणधर्म होते हैं उनमें समानता होती है। इसके अलावा हम देखें यहाँ पर कि इसकी जो बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर जो फ्लोरीन है उसके बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके गुणधर्मों में समानता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में 3 तत्व ए, बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की सारणी दी गई है। अब प्रश्न पूछा गया है हमें कि ए धातु है या अधातु। तो समूह 17 के अंदर क्या है, तत्व ए है, तो ये क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, क्योंकि समूह 17 के जो तत्व हैं वो कैसे होते हैं, अधातु होते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम। तो सी कहाँ पर आ रहा है, देखिए ए से नीचे की तरफ आ रहा है, तो कैसा हो जाएगा, ये कम अभिक्रियाशील हो जाएगा। तो ए की अपेक्षा सी जो है वो कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि समूह में क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो इस समय क्या होता है, अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है। नेक्स्ट पूछा है सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो देखिए सी जो है वो किस तरफ आ रहा है आवर्त में, जब हम बाईं से दाईं ओर बढ़ रहे हैं तो दाईं ओर जो है वो सी आ रहा है। तो जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, आकार घटता है। तो कैसा हो जाएगा, सी का साइज जो है वो बी से छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि तत्व ए किस प्रकार के आयन, धनायन या ऋणायन बनाएगा। तो ये जो तत्व ए है वो कौन से समूह में है, 17 के अंदर है। और जो समूह 17 के तत्व होते हैं इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ये ऋणायन बनाते हैं। ये बहुत अधिक क्या होते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इनकी बहुत अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। तो सबसे पहले हम देखें नाइट्रोजन को परमाणु संख्या कितनी है, 7। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा इसका, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। नेक्स्ट है फास्फोरस। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें 1s2 2s2 2p6। इसके बाद में 3s2 और 3p3। तो दोनों के ही जो बाह्यतम कोश है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब पूछा है हमसे कि इनमें से कौन सा तत्व जो है वो अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि जब भी हम स्तंभ में नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है ये कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, घटता जाता है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है ये भी कैसी हो जाती है, घटती जाती है। जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं आकार में वृद्धि हो रही है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी हो रही है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी घट जाती है और इसीलिए जो विद्युत ऋणात्मकता है ये भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो फास्फोरस से अधिक ऋण विद्युतीय होगा, क्योंकि ये क्या है, इससे ऊपर की तरफ स्थित है। तो ऊपर है तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी और इसीलिए ये अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। तो देखिए हमने आधुनिक आवर्त सारणी की बात की थी, तो इसमें हमने तत्वों को किस आधार पर जमाया, इनके परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तत्व की उस आवर्त सारणी में स्थिति का पता लगा सकते हैं, उसकी स्थिति का निर्धारण हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके अंदर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। तो जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति का निर्धारण करते हैं। क्या होगा इसमें कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, तो हम उस आधार पर पता लगा सकते हैं कि कौन सा तत्व किस स्थान पर आना चाहिए। अब किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है क्या होती है, उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या होती है और इसी के आधार पर उस तत्व की संयोजकता का निर्धारण
किया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20 के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान होंगे? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? 20 है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका? 2, 8, 8, 2। तो कैल्शियम के अंदर 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, बाह्यतम कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसी तरह हम देखें कि परमाणु संख्या 12 वाला तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 2। इसके अंदर भी क्या है? बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। और परमाणु संख्या 38 वाला जो तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8, 18 और 2। इसके बाह्यतम कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु संख्या 12 और परमाणु संख्या 38 वाले तत्व के अंदर क्या है? संयोजकता कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। और कैल्शियम जो है उसके अंदर भी क्या है? बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो कैल्शियम के समान होते हैं, क्योंकि क्या है? इन सभी के जो बाह्यतम कोश है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से परमाणु संख्या वाले तत्व? एक तो परमाणु संख्या 12 और परमाणु संख्या 38। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम देख सकते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है, जबकि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। इसके अलावा जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें 18 वर्ग हैं, और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसके अंदर क्या है? 8 समूह हैं। इसके अलावा इनमें अक्रिय गैसों को 18 वर्ग में रखा गया है। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में 18वां वर्ग बनाया गया है और उसके अंदर अक्रिय गैसों को स्थान दिया गया है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। इसी के साथ साथ इसमें समस्थानिकों को क्या कर दिया गया? तत्वों के साथ एक ही स्थान पर रख दिया गया है, क्योंकि समस्थानिकों के भी परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसमें समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया था, क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो सभी तत्वों के जो समस्थानिक थे उन्हें अलग अलग कोई स्थान सुनिश्चित इसमें नहीं किया गया था। इसमें समस्थानिकों को जमाने के अंदर जो है वो समस्या आ रही थी। तो ये हो गई आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना। इसी के साथ साथ हमारे अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त हो गए हैं और हमारे ये पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।